माना कि सफर मुश्किल है लेकिन चल तो रहे हो ना तुम। ये लाइन उन छात्रों के लिए थी जो सीटेट की परीक्षा कई बार दे चुके हैं और 2-4 नंबर से रह जाते हैं कि माना कि सफर मुश्किल है लेकिन चल तो रहे हो ना तुम। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीएफ को। एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। अगर सीटेट हमें क्लियर करना है तो एनसीएफ और एनईपी 2020 को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के अंदर जो पैडागोजी पूछी जाती है वो मोस्टली एनसीएफ से ही उठाई जाती है। अगर आपने एनसीएफ 2005 को किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ लिया तो ये मान लीजिए आपका जो पैडागोजी का पार्ट है वो एक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सीटेट के अंदर जो है 75 नंबर पैडागोजी से पूछे जाते हैं हर विषय के अंदर। तो 75 नंबर की पैडागोजी अगर आपको करनी है तो जो एनसीएफ है वो अच्छे से रीड कर लें तो आपकी पैडागोजी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो एनईपी को पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं, वीडियो पढ़ी हुई है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ को पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे हम आज वीडियो में। तो एनसीएफ का सारे पॉइंट जो है मैंने लिखे हुए हैं, बहुत टाइम लगता है गैस लिखने में, तो वीडियो के अंत तक बने ही रहिएगा। तो मोस्टली पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, एनसीएफ क्या है, कब कौन सा एनसीएफ आया, क्या क्या शिक्षण विधि अपनाई जाती है, क्या क्या महत्वपूर्ण जो है बिंदु इसके अंदर अपनाए जाते हैं एनसीएफ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएफ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो एनसीएफ की शुरुआत होती है दोस्तों, सबसे पहला एनसीएफ आया था 1975 में, कह सकते हैं इंदिरा गांधी के टाइम में, यानी कांग्रेस के टाइम पे। ठीक है, जो कांग्रेस का निशान है हाथ, जब इमरजेंसी लगी थी देश में तो एनसीएफ सबसे पहले आया था 1975 में। इसके बाद आया 1988 में। इसके बाद आया 2000 में, जब किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसके बाद इसे 2000 वाले को संशोधित किया 2005 में, मनमोहन सरकार थी कांग्रेस में दोबारा से, तो 2005 में संशोधित की, सॉरी 2000 वाला जो एनसीएफ था उसे संशोधित करके 2005 में लाया गया। और सीटेट के अंदर 2005 वाला ही एनसीएफ पूछा जाता है। अभी मोस्टली जो एनईपी नहीं आई है 2020 वाली, उसमें भी एक नया एनसीएफ का जो है स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया गया है, उसे हम कह सकते हैं एनसीएफ 2023 कह सकते हैं। तो अभी हम चौथा एनसीएफ पढ़ेंगे। कौन सा एनसीएफ पढ़ रहे हैं अभी हम? चौथा एनसीएफ। पहले चौथा एनसीएफ पढ़ेंगे, पहला आया 75 में, फिर 88, फिर 2000, और अभी हम पढ़ेंगे ये चौथा। अभी पूरी तरीके से जो है लागू नहीं हुई है एनईपी भी पूरे भारत में, कहीं कहीं किसी देश में लागू, सॉरी किसी राज्य में लागू नहीं हुई है। तो इस वजह से 2023 वाला जो एनसीएफ है तैयार तो हो चुका है उसका, क्योंकि पूरे देश से क्या है सुझाव मांगे थे, जब जाके कस्तूरी रंजन जी ने, जो कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति रह चुके हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो एनईपी 2020 वाली लागू की गई है, तो उसमें भी एनसीएफ 2023 बनाया गया है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 को। तो एनसीएफ 2005 जो कि चौथा एनसीएफ है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी अब हमें देश के अंदर जो शिक्षा है कैसे पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी, जो पढ़ाने का जो तरीका है वो दिया गया है एनसीएफ के अंदर। जो पढ़ाने का तौर तरीका होता है वो दिया गया है एनसीएफ के अंदर, उसे पैडागोजी हम कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्र। अब एनसीएफ ने जो अपना संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8वीं जो अनुसूची है, उसके अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक देवनागरी लिपि जिसकी, तो उसके अंदर जो 22 भाषा दी गई हैं, 22 भाषाओं में एनसीएफ दिया गया है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में एनसीएफ दिया गया है। 8वीं अनुसूची है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो एक बार पूछा गया था, एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इंग्लिश में, और हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इंग्लिश में कुछ और मतलब हो जाता है, इंग्लिश में एक ही मतलब रहेगा, हिंदी में ये रहेगा आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये याद नहीं होता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति, एक निबंध है टैगोर जी का सभ्यता और निबंध का, तो वहां से एनसीएफ की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन, जिन्होंने अपना क्या है राष्ट्रीय जनगण मन गाया है, जिन्होंने अपना राष्ट्रीय गान जिन्होंने गाया है 52 सेकंड वाला, तो उनका जो एक निबंध था टैगोर जी का सभ्यता और प्रगति, तो वहां से किसकी, एनसीएफ की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, और वहां से कुछ अंश लिए गए हैं। ठीक है,
एनसीएफ 2005 के। और किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया है वो किया गया है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अभी प्रोफेसर यशपाल कौन है, तो सबसे पहली जो आपकी क्या है एनईपी आई थी, वो आई थी कह सकते 1968, 1986, उसके बाद ना 1992 और कहीं कहीं पे 93। 1992 में क्या किया गया, 1992 में संशोधित किया गया 1986 वाली जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसे संशोधित किया गया और एक कमेटी बनाई गई जिसमें जो प्रोफेसर यशपाल थे वो क्या थे मेन अहम थे, जो क्या थे प्रोफेसर जो यशपाल थे वो अहम थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम भी बोला गया कि 1992 या 93 में आई, तो उसका नाम बोला गया क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। तो 1986 वाली को ही किसने किया गया, प्रोफेसर जो यशपाल थे उन्होंने संशोधित किया गया, थोड़ा बहुत इसमें उलटफेर करके 1992 में से लागू कर दी। तो 3 तो ये आ चुकी थी, इसके बाद चौथी अभी आई है अपनी 2020 में। उसके अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो प्रोफेसर यशपाल ने ही 2005 में क्या किया, इसकी जो एनसीएफ बना, तो 2005 वाला जो एनसीएफ था इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। इनकी अध्यक्षता में 2005 वाला एनसीएफ तैयार किया गया। 1992 में भी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कहाँ से लिया गया है, तो यशपाल समिति बनाई गई 1992-93 में, वहां से लिया गया शिक्षा बिना बोझ के। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो बस्ता जो है बैग जो बहुत भारी रहता था कि पूरा सिलेबस लेके स्कूल जाना ही जाना है, लेकिन जब से ये आई तो निर्धारित सीमा कर दी गई, जो क्या है पूरा एनसीए जो है शिक्षा बिना बोझ की जो है पूरी बुकलेट है इतनी मोटी, और उसके अंदर पूरा बताया गया कि कैसे क्या होना चाहिए, बस्ते का वजन कितना होना चाहिए या सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो निर्धारित किया गया कि बैग के अंदर इतनी किताबें होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले अभी भी नहीं मानते, वो बहुत बड़े बड़े बैगों के अंदर किताबें बच्चों को लाने के लिए मजबूर करते हैं। तो शिक्षा बिना बोझ के मैंने डाउनलोड की है, अच्छे से पढ़ी हुई है शिक्षा बिना बोझ के, इस चीज़ को पढ़ें। अगर आप टीचिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं एनसीएफ को पढ़ें। एनसीएफ 180 पेज का है, 180 पेज का एक एनसीएफ है ये वाला 2005 वाला। तो ये डाउनलोड हो जाएगा 22 भाषाओं में, ये कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो अब समझ में आ गया प्रोफेसर यशपाल कौन थे 1992-93 में जिन्होंने एनईपी की अध्यक्षता की थी। उसके बाद एनसीएफ की अध्यक्षता इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया एनसीएफ को। तो अभी तक हम जो 3 तो अपनी एनईपी आ चुकी है, अभी हम चौथी क्या हम पढ़ रहे हैं 2020 वाली, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको 2020 वाली, जिसकी कस्तूरी रंजन है, एनसीएफ की अध्यक्षता की है 2005 वाले की यशपाल जी ने, ठीक है। तो इसके बाद 180 पेज की ये बुकलेट है, एनसीएफ है, अच्छे से पढ़े थे आपका क्या है कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एनसीएफ के अंदर ना 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कितने बिंदु, 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, कह सकते हैं इन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना लें। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनसे ही बनते हैं। तो पहला है ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्या करना, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी जो बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, खेल में सीखेगा, क्लास के अंदर ही नहीं सीखेगा। तो उसे क्या करना है, ज्ञान को बाहर की दुनिया यानी क्या है, अपने वातावरण से सिखाना है। अब हमें पेड़ पढ़ाना है, पेड़ के लाभ पढ़ाने हैं, तो हमें वहाँ बताना है उनके दिमाग में, या उन्हें लेके जाना समक्ष उनके सामने पेड़ को, और फिर पेड़ के हम लाभ बताएंगे। बच्चा पेड़ को छू के देखेगा, पत्ती को, टहनी को, तो अच्छी तरीके से समझ बना पाएगा कि ये पेड़ है, ये तना है। अगर क्लास के अंदर ही हम पढ़ा देंगे तो वो नहीं बना पाएगा। प्रकाश संश्लेषण हमें पढ़ाना है, तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने के लिए हम क्या करें, कोई पौधा दिखा सकते हैं क्लास के बाहर का, तो बाहर की दुनिया से जोड़ के पढ़ना है। ये पॉजिटिव टैग लाइन है, कह सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का बहुत बड़ा रोल है सीटेट के अंदर। जब भी आप सीटेट की परीक्षा के अंदर बैठें तो एज ए टीचर मानकर अपने आप को फिर परीक्षा को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और पढ़ाई को रटंत से मुक्त, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। इसके बाद है पढ़ाई को रटंत से मुक्त। पहले क्या होता था, जब शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी,
शिक्षक केंद्रित होती थी या पाठ्यचार्य केंद्रित होती थी। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है वह कैसी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तो उसके अंदर पढ़ाई को जो है रटंत से मुक्त कर दिया गया है कि अब चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है, कहीं भी दिखता हो मिल जाए तुरंत हटा देना। चीज़ों को रटना नहीं है, क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझ के पढ़ना है। तो जब आप समझ जाओगे तो चीज़ें कहीं भी कर जाओगे। लेकिन आपने वो चीज़ रट ली, जैसे कि किसी ने टेबल रट ली है तो ऐसे बताएगा आपको 2 दूनी 4 दूनी 6 6 6, लेकिन बीच में से अगर कोई पूछ लो तो बता नहीं पाएगा वो टेबल को। तो रटना नहीं है, कोई पूछे ना 9 थे तो आप बता दोगे 9 थे इतना होता है। लेकिन अगर आपने रट रखा है तो पहले आप शुरू से पढ़ोगे पूरा पहाड़। तो वो चीज़ नहीं करनी है, रटंत विद्या से मुक्त कर देना है। और ये है बाल केंद्रित और पाठ्यचार्य किताब, ठीक है, पाठ्यचार्य और किताब या शिक्षक केंद्रित। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। बालक है तभी शिक्षक है, अगर बच्चा ही नहीं तो हम किसको पढ़ाएंगे, एक शिक्षक किसको पढ़ाएगा क्लास के अंदर बच्चे नहीं होंगे तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह कैसी है, बाल केंद्रित है शिक्षा प्रणाली, पाठ्यचार्य या किताब या शिक्षक संबंधित नहीं है। इसके बाद है परीक्षा को कैसा बनाना चाहिए, लचीला और गतिविधि आधारित। परीक्षा को लचीला और गतिविधि आधारित। लचीला जैसे कि पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे 3 बार परीक्षा होती थी, फिर धीरे धीरे 2 बार कर दी गई। तो उसमें क्या होता था, बच्चा क्या है तनावग्रस्त महसूस करता था कि अब परीक्षा होगी। लेकिन अब क्या है, लचीला बना दिया, लचीला बना दिया गया है यानी कि महीने में। अब जैसे देख रहे हैं आप टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट होते हैं या महीने के अंत में परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो क्या बना दिया गया, लचीला बना दिया गया, बर्डन नहीं है, ठीक है। गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित यानी जोड़ के क्या करना है, जोड़ के पढ़ाना है बच्चों किसी भी चीज़ के, क्योंकि बच्चे क्या है करके बहुत जल्दी आसानी से सीखते हैं। अब इसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, बच्चा चाहे पढ़े अच्छे से या ना पढ़े लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जरूर बन जाए। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि चाहे नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक बन जाए, एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बन जाए। वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ के कलेक्टर बने या कुछ भी बन जाए, लेकिन एक व्यक्ति, शिक्षा का उद्देश्य कह सकते हैं कि ये भी होता है कि एक अच्छा व्यक्ति बन जाए सबसे पहले, ठीक है। तो ये तो थे जो 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बिंदु आपने देख लेने, बहुत ही अच्छी तरीके से यही पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसके बाद है कुछ और चीज़ें जो पैडागोजी के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे कि सक्रिय बालक, सक्रिय यानी एक्टिव, यानी क्लास के अंदर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको सभी बच्चों का आई कांटेक्ट करके क्या करना है, पढ़ाना है सभी बच्चों को, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, पूछना है बीच बीच में, क्वेश्चनिंग करनी है। क्योंकि जो है इस टाइम जो है एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कैसा है, बाल केंद्रित है। जब आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे, वो बच्चा आपसे आई कांटेक्ट करके पूछेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर से डर लगे। अगर डर लग रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है कि जो बच्चा है डर रहा है आपसे कुछ पूछने के लिए, तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं है। जब बच्चा बेझिझक आपसे पूछेगा तब आप एक अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। तो सक्रिय बालक। इसके बाद है सीखना सक्रिय होना चाहिए। सीखना क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, डर के नहीं होना चाहिए कि डरा के तो शेर भी क्या है सर्कस में नाचता है, लेकिन जो अपनी मर्जी से सीखे सक्रिय होकर वही सीखना कहलाता है। जैसे कि अधिगम की हम परिभाषा की बात कर लें कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम कहलाता है। अगर सीख कर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अगर हम परिवर्तन लाते तब वह अधिगम कहलाएगा। डर और अनुशासन। अब क्या करना है, बच्चों को डर और अनुशासन के साथ नहीं पढ़ाना है कि ये रखा है डंडा और अब पढ़ो, और अब तुमने नहीं पढ़ा याद करो तो तुम्हारी कुटाई लगेगी। तो ऐसे शब्दों का या इस प्रकार की पनिशमेंट नहीं देना, डराना नहीं है। बच्चों को आनंद और संतोष के साथ पढ़ाना है। आनंद और संतोष यानी पॉजिटिव वर्ड कह सकते हैं। आनंद संतोष के साथ हम कैसे पढ़ाएंगे, हम बोल सकते हैं आप जल्दी से ये काम करो, फिर आपको दूसरा काम दिया जाएगा, या आपको खेलने के लिए बाहर भेजा जाएगा, या आपको मैं टॉफी दूंगी या कोई उपहार दूंगी, ठीक है। उपहार भी लेकिन सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं है कि हर काम के पीछे आप उपहार दे रहे हो, वो भी एक गलत चीज पड़ जाएगी। तो अनुशासन और किसके साथ पढ़ाना है आपको,
अनुशासन के साथ पढ़ाना है, लेकिन एक लिमिट और आनंद और संतोष बच्चों को महसूस होना चाहिए। बालक को सम्मान और संस्कृति का सम्मान। जो बालक है, बालक को परिवार, विद्यालय क्या करना चाहिए बच्चे को, ये वाला पॉइंट है आपका, बालक को सम्मान, संस्कृति का सम्मान। ठीक है, तो बच्चे को सबसे पहला स्कूल बच्चे का क्या होता है, परिवार, समाज और स्कूल। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों को क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए बच्चों को, परिवार के अंदर, स्कूल के अंदर, समाज के अंदर बच्चों को क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और उसकी संस्कृति कुछ भी हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी क्लास में पहाड़ी इलाके से आ रहा है, दक्षिण भारत से आ रहा है, वो कोई नलकोल चापकोल बोलता है या कुछ भी बोलता है, जैसे कि बिहार की परीक्षा देने गया तो उसमें मैडम ने बोला नलकूप के पास चले जाएं, या विद्यालय में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, कक्षा में चले जाएं, तो ऐसे वर्ड बोल सकते हैं। तो क्या करना है, उसकी संस्कृति को सम्मान देना है, ऐसे नहीं बोलना है कि ये क्या बोल रही है, हंसना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है बहुभाषा एक संसाधन। बहुभाषा क्या होगी, संसाधन होगी। जैसे कि हमें क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें कुछ बच्चे बोलते हैं उर्दू बोलते हैं, जैसे कि यूपी के अंदर उर्दू, बिहार के अंदर उर्दू एक सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो क्या होना चाहिए, उर्दू, हिंदी, संस्कृत अगर एक क्लास में बच्चे बोल रहे हैं तो उन्हें क्या लेना है, एक संसाधन के रूप में लेना है, जिसमें क्या बच्चे एक दूसरे से भाषाओं को क्या करेंगे, सीखेंगे, अनुकरण करेंगे। तो वो कक्षा एक अच्छी कक्षा कहलाएगी और बहुभाषा वाली कक्षा कहलाएगी। तो उसे क्या देना है, बहुभाषा को भी संसाधन के रूप में लेना है। ठीक है, किसके रूप में लेना है, संसाधन के रूप में। अब यह है त्रिभाषा यानी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कहाँ की गई है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात अपनी एनईपी के अंदर भी की गई। लेकिन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि कोई हिंदी भाषी राज्य है तो पहली जो शिक्षा दी जाएगी तो उनकी मातृभाषा होगी, ठीक है, हिंदी भाषी में। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी और तीसरी कोई भी हो सकती है। लेकिन गैर हिंदी राज्यों में पहली मातृभाषा होगी, दूसरी होगी हिंदी। ठीक है, जैसे कि हम पहले हमारे दिल्ली एनसीआर या आसपास में पहले हिंदी पढ़ाई जाती है, तो सेकेंडरी लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, और तीसरी लैंग्वेज कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, संस्कृत लैंग्वेज हो सकती है या फिर। और गैर हिंदी जिसमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि तमिलनाडु, केरल वगैरह, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे पहले क्या पढ़ाई जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी शिक्षा, उसके बाद कौन सी दी जाएगी, उसके बाद हिंदी में दी जाएगी, फिर जाके इंग्लिश या कोई भी भाषा हो सकती है। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इससे भी क्या मिलता है, एक संसाधन के रूप में लेना है। और भाषा के जो चार कौशल होते हैं, भाषा के चार कौशल होते हैं LSRW, जो कि क्या, LSRW जो भाषा के चार कौशल होते हैं वो भी क्या है, सीखे जा सकते हैं, किसके द्वारा, कक्षा में अच्छे से संप्रेषण करके एक दूसरे से। ठीक है, कुछ क्रियात्मक कौशल होते हैं, कुछ अभ्यवान्यात्मक कौशल होते हैं। इसके बाद है जो एनईपी एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की जो भूमिका है वो किसकी है, सुविधादाता की है। सुविधादाता, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या होती है, सुविधादाता की। कई बार पूछा गया है, ये सुविधादाता की है। उसके बाद है गणित की हम बात करें, गणित को दूसरे विषयों के साथ जोड़ के क्या होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। गणित को क्या करना चाहिए, दूसरे विषयों के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। और जो शिक्षक की भूमिका है वो कैसी है, सुविधादाता की है। तो ये याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ये सारी चीज़ें कहीं भी ये वर्ड मिल जाए आपको, तो यही तो है पेडागोजी असली। इसके बाद है शिक्षण शास्त्र। तो हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। पानी पी के थोड़ी जान सी आ गई बॉडी में। तो शिक्षण सूत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षण सूत्र कैसे होने चाहिए, मूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात। तो कैसे होने चाहिए, मूर्त से अमूर्त यानी जो चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में, उससे लेकर और अमूर्त विचार के बारे में सोचने तक ऐसे सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ हमें ज्ञात है उसे अज्ञात तक ले जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने पिया पानी, तो पानी से मैंने शुरुआत की, तो हमें नदी और तालाब तक इस बात को ले जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर दंड नहीं देना। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे क्या नहीं देना, दंड नहीं देना पूरी तरीके से। जब बच्चा, ये इसमें मुझे खामियां भी लगती हैं कहीं कहीं पे कि दंड नहीं देना, लेकिन एक होना चाहिए, बच्चा डर के भी सीखता है।
लेकिन दंड नहीं देना तो हमें कानून का तो पालन करना है, तो करना है, ये अच्छी बात है। इसके बाद है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी क्या, उपहार, प्राइज। उपहार दे रहे हैं लेकिन एक सीमित मात्रा में, ज़्यादा नहीं देने कि बच्चा उपहार के लालच में ही सीखे, तो सीमित मात्रा में। और जो मोटी मोटी किताबें होती हैं वो क्या होती हैं, असफलता का परिणाम है। अगर आपकी मोटी मोटी किताबें हैं, ये लाइन भी किस में दी गई है, एनसीएफ के अंदर दी गई, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो मोटी मोटी किताबें असफलता का परिणाम है। अगर कोई बच्चा जो है क्लास में फेल हो गया है तो क्या है, बच्चा फेल नहीं हुआ, जो शिक्षण जो पद्धति है वो फेल हुई है, व्यवस्था फेल हुई है। इसके बाद है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बच्चों को पढ़ाना है। विभिन्न पृष्ठभूमि संस्कृतियों से आए बच्चों को क्या देखना है, एक संसाधन के रूप में देखना है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को महत्वपूर्ण सम्मान देना है, चाहे वो किस भी जाति धर्म किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। करके सीखना है, यानी लर्निंग बाय डू। जब व्यक्ति करके सीखता है तो बेहतर तरीके से सीख पाता है। तो आई होप कि एनसीएफ बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल बारीकी से, 0 से लेकर 100 तक, और अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें। पूरा एनसीएफ क्लियर हो जाता है आपका अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हैं 2005, ठीक है। तो तब तक के लिए सीटेट की तैयारी अपना करते रहिए अच्छे से, और अपना बेस्ट दें, आपका परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर आप परीक्षा को लेकर भय बना रहे, डर रहे हैं, तो डर एक अच्छा है लेकिन एक निश्चित मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप डर रहे क्लास में जाके हड़बड़ाने लग जाएं, तो एक निश्चित मात्रा में डर होना भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। समय हो चुका है काफ़ी, ठीक है, मिलते हैं फिर।